जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आइए दोस्तों, आपके साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और साइंस की क्लास में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? जो चैप्टर नंबर रासायनिक विज्ञान का पहला, कक्षा 10 में चैप्टर नंबर क्या है? रासायनिक विज्ञान का पहला, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसमें टॉपिक चल रहा था, जिसमें कुछ टॉपिक हो चुके थे, जैसे उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो गई थी, रासायनिक समीकरण हो गया था, उसको संतुलित कैसे करना है। तो जो केमिस्ट्री का बेसिक है आउटस्टैंडिंग का, उसको भी हमने बता दिया था कि बैलेंसी चार्ज से बहुत ही आसान तरीके से आप संतुलित कर पाएंगे। और चरण वर्ण यदि आप जाएंगे तो उसमें चरण में बहुत सारे टिप्स होती हैं, तो उनको आप जो है फॉलो ना करिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और कई कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो हमने केवल एक कॉन्सेप्ट से आपको बताया है कि कैसे अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। फिर इसके बाद वियोजन, संयोजन, प्रतिस्थापन, विस्थापन, ये सारी अभिक्रियाएं हो चुकी हैं। तो अब आपको थोड़ा सा उसी में टॉपिक बचा है, उसको भी बता दिया जाए, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो तो देखते हैं कि कौन सा टॉपिक बना है, बचा हुआ है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आपकी समझ में आएगा। देखिए, हमारा जो टॉपिक हुआ था, कहाँ तक हुआ था? विस्थापन अभिक्रिया हो चुकी थी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसी को दोस्तों एक विस्थापन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है इसे? एक विस्थापन अभिक्रिया इसे बोला जाता है, एक विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। ये वाला तत्व जो आयरन है, तो कापर को विस्थापित यानी अलग कर देता है और सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। ये हमने बताया था कि विस्थापन अभिक्रिया में इस प्रकार से होता है। ध्यान देना दोस्तों, ये आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाई जाएगी, किसमें? धातु और अधातु में जो चैप्टर आता है, किसमें? धातु और अधातु का जो चैप्टर है, तो उसमें आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाई जाएगी। जैसे हमने इस प्रकार से लिखा, Fe प्लस कापर सल्फेट हमने लिखा, तो ये रिएक्शन करता है, विस्थापित कर देता है, तो क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट बन जाता है। क्या बनता है? फेरस सल्फेट बन जाता है। फिर इसके बाद कापर को अलग कर देता है, तो ये तो आपको पता है सही रिएक्शन। जस्ट इसके यदि हम उल्टा दे दें, कापर दे दें और प्लस Fe सल्फेट दे दें, तो क्या ये दोस्तों रिएक्शन होगी या न होगी? तो दोस्तों ये क्या होती है? नो रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन नहीं होगी, ये जो अभिक्रिया है ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको जब सक्रियता श्रेणी पढ़ाई जाएगी तो उसमें जो होता है, जो ये आयरन होता है, तो ये प्रबल क्या होता है? क्रियाशीलता होता है। यानी ये अधिक क्रियाशीलता किसकी? आयरन की क्रियाशीलता अधिक होती है। किससे होती है? कापर वाले से। तो आप ये जानते हैं, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो जैसे किसी के साथ बांड बना है यानी संबंध बना है, मान लीजिए जैसे लड़का लड़की में, दो में मान लीजिए वो है, तो आप आज की डेट में जानते हैं सब फिल्मों में होता है, तो जो ज्यादा पावरफुल होता है, गुंडा वगैरह, तो तुरंत जाता है और लड़की को खींच लेता है, यानी उसको भगा देता है। आपने जाना है ये सब। चलो, तो इसी प्रकार ये पावरफुल ज्यादा है, क्रियाशीलता ज्यादा है इसका, तो कापर को हटा देगा और इसके जगह पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन होती है। अब भाई इससे बताओ कि कापर की जो क्रियाशीलता है तो कम होती है। अब भाई जब इसकी कम होती तो इसके पास जाएगा तो हार नहीं जाएगा, तो इससे रिएक्शन कहां से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों? ये नो रिएक्शन दर्शाता है। क्या आपको ये समझ में आ गई कि रिएक्शन कब होती है, कब नहीं होती? जब आपको सक्रियता श्रेणी पता होगी तो बहुत आसानी समझ में। तो धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है, तो सक्रियता श्रेणी पढ़ना ना भूलिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया हो गई थी, अब हमें अगली है एक विस्थापन हो गई थी, अब द्विविस्थापन पढ़ना है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बच्चे? ध्यान दीजिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है।
यानी इसमें ये बताया गया है कि जब उत्पाद का हम निर्माण करेंगे तो 2 यौगिक लिए जाएंगे। रासायनिक अपक्रिया करते समय 2 यौगिक लेना है और वो जो यौगिक होते हैं तो उनके आदान प्रदान से यानी अदला बदली से ही ये अपक्रिया होती है। ठीक है, तो ध्यान दो। फिर देखो यहाँ पर जो है ये क्या लिखा, सोडियम सल्फेट लिखा है। क्या लिखा, सोडियम सल्फेट, यहाँ पे 4 होना चाहिए। ये क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड लिखा है। यहाँ पे जो बना है बेरियम सल्फेट बना है, यानी नमक बना है। तो चलो इसको बताया जाए कैसे बनता है। तो ध्यान दो भाई, इधर फोकस करना। जैसे हमारे पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4 है। अब प्लस रिएक्शन किससे हो रही है, बेरियम क्लोराइड से हो रही है। बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराना तो भाई आगे क्या बनता है, देखो ये जो यौगिक है, एक यौगिक ये है और एक यौगिक ये है, तो दोनों आपस में आदान प्रदान करेंगे। यानी जैसे 2 जोड़ा है, 2 पेयर है। ठीक है, जानते हैं आप, जो 2 कपल है मान लीजिए, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अदल बदल देते हैं। जैसे पार्टियों में जाते हैं ना, तो पार्टियों में क्या होता है, डांस वगैरह करने के लिए थोड़ी देर के होता है ना कि दोस्त है तो चलो यार इसके डांस इसके साथ कर लो, उसके साथ, तो ये सब होता है। तो ये क्या है, अदल बदल लेते हैं एक दूसरे को। तो देखो सोडियम जाएगा तो Cl के साथ जुड़ जाएगा, और जो बेरियम है तो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा, ये बनाता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बनाता है। अब भाई देखो जो बेरियम होता है इसकी +2 बैलेंसिंग होती है, अब +2 चार्ज होता है, तो इसके साथ जो जुड़ेगा तो -2 वाला जुड़ेगा। तो ये SO4 जो होता है इसकी बैलेंसिंग कितनी चार्ज होता है, -2 होता है। तो इसके साथ जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद प्लस और क्या बनता है, और बच्चे बनता है सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो 2NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, 2NaCl। भाई क्योंकि 2 बार देखो सोडियम भी है और 2 बार क्लोरीन भी है। तो आप देखो यदि दोनों को साथ में जोड़ना चाहें तो आगे 2 लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसकी +1 बैलेंसी होती है, इसकी -1 होती है। तो ये दोनों आपस में इनका चार्ज 0 हो रहा है, तो इसके नीचे लगाने की आवश्यकता नहीं, तो इसलिए इसमें 2 का गुणा करा देगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन इस प्रकार से बनी हुई। क्या आपके समझ में आई कि 2 यौगिकों ने कैसे आप एक दूसरे को अदला बदली किया। ठीक है, यही बात देखो, ये लास्ट वाली क्रिया है ना, जो AB है और क्या CD है, तो यहाँ पर AC बन गया है। भाई ये A वाला C के साथ जाएगा, अब B वाला D के साथ, तो ये अलग अलग एक दूसरे को आदान प्रदान कर लिए है कि नहीं। तो ये होती है बच्चे 2 फेज, 2 ही विस्थापन। चलो आगे बात आती है कि आपने रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ी होगी। आपने क्या पढ़ा होगा, रेडॉक्स। तो जानते हैं बच्चे रेडॉक्स क्या होता है। रेडॉक्स अपक्रिया, देखो ध्यान दीजिए कि रेडॉक्स को हिंदी में भी रेडॉक्स ही बोला जाता है। हिंदी में भी क्या बोला जाता है, रेडॉक्स बोला जाता है। तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, तो ध्यान दीजिए। तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, चलो देखते हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है। इसमें क्या होता है, एक तत्व का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होता है। यानी रेडॉक्स अपक्रिया में दोनों यानी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होती हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे
उसे बोलते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या आपको रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गई? इसके बाद इसी में बात आती है कि इसके दो पार्ट होते हैं। रेडॉक्स की दो पार्टों में बांटा जाता है। कौन कौन सा होता है? रेडॉक्स को दो पार्टों में बांटा जाता है। एक होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है। इसको ऑक्सीडेशन को आप हिंदी में बोलेंगे तो ऑक्सीकरण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण। और इंग्लिश में इसको रिडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। ठीक है, अपचयन। तो आपको अब क्या रिडक्शन पढ़ना है और ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो अपचयन पढ़ना है कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि रेडॉक्स का ही पार्ट होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब निकलता है। जब कोई पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि होना और ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपचयन कहलाता है, जिसे आप इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर जो है अलग हो गया, यानी हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया ऑक्सीजन में तो जल बन गया, और कॉपर क्या होगा? अलग हो, यानी ऑक्सीजन निकला और हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया। ठीक है, तो इसे इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन उपचयित हो जाता है, होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं, यानी इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। चलो अगली बात आती है, देखो अब देखो आपने क्या पढ़ लिया? अपचयन पढ़ लिया कि अपचयन क्या होता है। फिर इसके बाद ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण जैसे इसका उल्टा होता है। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीकरण क्या होता है? O2 का जुड़ना, यानी ऑक्सीजन का O2 का जुड़ना, हाइड्रोजन H2 का निकलना, H2 का निकलना, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। O2 का जुड़ना, H2 का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन क्या होता है? अपचयन जो होता है H2 का जुड़ना और O2 का निकलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपचयन कहलाता है। तो क्या आपने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों पढ़ ली है? चलो आगे बात आती है कि संक्षारण किसे कहा जाता है। संक्षारण पे ध्यान देते कि संक्षारण किसे कहा जाता है? तो जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, इससे हमारे पास लोहा होता है। लोहा तो सभी लोग जानते हैं, आयरन। तो आयरन आप लोग जानते हैं कि जब नमी के संपर्क में आता है या जल के संपर्क में आता है तो क्या होता है? मूर्छा लग जाता है, जिसे आप बोलते हैं जंग। तो उसी को क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। जो क्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है? संक्षारण बोला जाता है। एग्जाम्पल है कि लोहे पर जंग लगना। सबसे अच्छी बात यह है कि लोहे पर जंग लगती है, चांदी के ऊपरी जो परत होती है तो काली हो जाती है, जबकि तांबे की जो परत होती है तो उस पर क्या होता है? हरी हो जाती है, तांबे की परत। इसी प्रकार के ये होते हैं। एक बात और है, ध्यान दो ना, विकृति गंधिका क्या होती है? देखो यहाँ पे दर्शाया गया है कि मूर्छा कैसे लगता है लोहे पे। अब जान लेते कि विकृति गंधिका क्या होती है। तो विकृति गंधिका क्या होती है ये जान लेते हैं। तो वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री जो होती है
उनके यानी वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाती हैं या सड़ जाती हैं, जिससे उनका स्वाद जो है गंध में बदल जाता है। जैसे जो वसा से युक्त है, वसा का मतलब जैसे आप तेल वगैरह जानते हैं, तेल से जो युक्त चीजें हैं तो फैट से युक्त चीजें हैं, तो यदि इनमें जो है वायु के संपर्क में आती है, कुछ दिन तक रखा रहता है, तो ये बदबू मारने लगती है, यानी गंध हो जाती है, जिसे आप कहें तो सड़ जाती है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, बदबू जैसे मारने लगती है, स्वाद जो इनका होता है गंध में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे कहा जाता है कि विकृति गंधिका। देखो ये जो टेस्ट कर रही है तो विकृति गंधिका ही टेस्ट कर रहे हैं, जैसे इसको महक रहे हैं तो बदबू आ रही है, इसलिए विकृति गंधिका है। ठीक है, चलो तो आपने विकृति गंधिका भी जान ली। विकृति गंधिका के रोकने के उपाय क्या क्या है? प्रतिआक्सी कारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में रख करके, यानी जहां पे वायु न पहुंच पाए उसमें रख दिया जाता है, और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है या शीतलन द्वारा, इनका रोकथाम के उपाय होते हैं। इसके बाद आपके लिए देखो क्वेश्चन है, इनको आपको कर लेना है, और यहीं से हमारी क्लास खत्म होती है। अब जो है हमने जो है पहला चैप्टर रासायनिक विज्ञान कक्षा 10 में पहला चैप्टर पूर्ण कर लिया है। इसके जो है दूसरा क्या है, अम्ल क्षार लवण, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तब तक